ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अभी तक हमने जो जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के अंदर आए थे, याद है सबको? हाँ है ना? एक बार मुझे लाइन से सभी सेक्शंस बोलो, फिर आगे बढ़ेंगे। रेडी, लेट्स गो। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन नंबर 20 याद है सबको? थोड़ा और लाइन से लेते हैं इसको, होल्ड। ओके, 2 सबसेक्शन नंबर 6 किसका है? एसोसिएट कंपनी। 2 सबसेक्शन नंबर 20 कंपनी। 221 कंपनी बाय गारंटी। 222 कंपनी बाय शेयर्स। 2 सबसेक्शन नंबर 42 फॉरेन कंपनी। 45 गवर्नमेंट कंपनी। 46 होल्डिंग कंपनी। उसके बाद में 62 1 पर्सन कंपनी। उसके बाद में 68 प्राइवेट कंपनी। 71 पब्लिक कंपनी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? ये होने के बाद सेक्शन नंबर 285 स्मॉल कंपनी। 287 सब्सिडरी। 292 अनलिमिटेड कंपनी। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? फिर उसके बाद में सेक्शन नंबर 3 फॉर्मेशन। 4 एमओए। 5 एओए। 6 एक्ट टू ओवरराइड एमओए एओए। 7 इनकॉर्पोरेशन। 8 एनपीओ। 9 effect of registration, that is characteristics of company. 10 प्यार का रिश्ता, effect of MOA AOA. 11 commencement of business. 12 registered office. 13 amendment of MOA. 14 amendment of AOA. 15 amendment copies. 16 name, alteration of name. 17 18 conversion. 19 अबे नाम बोलो, subsidiary shall not hold shares in holding company. 20 service. 21 authentication of bill of exchange, promissory note. 21 authentication of document. 22 bill of exchange and promissory note. Additionally section number 96 100 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन। याद है सबको? हाँ है ना? फिर उसके बाद में हमने स्टार्ट किया था व्हाट इज बेसिकली सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में हमने 2 पार्ट देखे थे। पहले तो हमने देखे थे पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। कैन यू टेल मी? पब्लिक कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 7, प्राइवेट में 2, ओपीसी में मैक्सिमम नंबर इन पब्लिक कंपनी इनफाइनाइट, प्राइवेट कंपनी एंड ओपीसी 1। क्लियर है कंसेप्ट? अच्छा, मेंबर कौन बन सकता है? एनी पर्सन। क्लियर है कंसेप्ट? फिर हम गए थे डायरेक्टर्स के ऊपर। डायरेक्टर का सेक्शन याद है क्या? 149 याद है? मैंने बोला था हमारे लिमिट के बाहर का है। यस और नो? पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 8। कंसेप्ट समझ में आया? मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जोर से बोलो 15। क्लियर है कंसेप्ट सबको? अच्छा, डायरेक्टर हमेशा कौन होना चाहिए? इंडिविजुअल। तो फिर मैंने आपको बाइफर्केशन दिया था कि ओपीसी में इंडिविजुअल तो होता है, प्राइवेट के दोनों क्या होने चाहिए? इंडिविजुअल। और पब्लिक में 7 में से कितने होने चाहिए? 3 इंडिविजुअल, प्रोवाइडेड आर्टिकल में आपने अदर डायरेक्टर्स का नाम लिखा हुआ नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, ये चीज को अच्छे से दिमाग में रखना। फिर हम गए थे इनकॉर्पोरेशन वाले प्रोसेस के ऊपर। मुझे तो इनकॉर्पोरेशन के पहले जो प्रोसेस होता है उसे कौन सा कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन। और उन कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कहते हैं? प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स। क्लियर है? वैलिड होते हैं, वॉइड होते हैं? क्लियर है? लेकिन आईसीआई ने उसको एक्सेप्ट करने से भी मना किया है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद में कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? प्रोविजनल। कहां तक के? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस तक के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये होने के बाद में अगली चीज हमने देखी थी कि भैया हमारे सेक्शन नंबर 3 के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन 4 अपन ने ओपन किया था। मेमोरेंडम के क्लॉजेस कितने होते हैं? 7। एक बार 7 क्लॉजेस बोलो। पुट योर हैंड्स अप इन द एयर। रेडी? नेम, ऑब्जेक्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी। अबे नो रे क्लास नो याद है क्या? नो पर से नेम, ऑब्जेक्ट, रे पर से रजिस्टर्ड ऑफिस, सी पर से कैपिटल, एल पर से लाइबिलिटी, एस पर से सब्सक्राइबर, एनओ पर से नॉमिनेशन। कुछ याद आया क्या? गजनी लोगो। फिर हम गए थे नेम क्लॉज के ऊपर। याद है? नेम क्लॉज के अंदर कितने सेक्शंस इन्वॉल्व है? 4, 16 और 13। याद है क्या? ठीक है? उसके अंदर मैंने बोला था नेम क्लॉज अगर बुक बंद,
नेम क्लॉज के अंदर मैंने बोला था नेम के कुछ 4 पॉइंट्स थे, याद है? नेम शॉल नॉट बी आइडेंटिकल और सिमिलर। दूसरा, उधर उधर लास्ट बेंच सेंटर वाली लड़की, रेस बेटा, ध्यान दो इधर, रेस रेस रेस। हाँ, नेम शॉल नॉट बी आइडेंटिकल सिमिलर। दूसरा, नॉट बी अनडिजायरेबल एज पर सीजी, नॉट एन ऑफेंस एनी अंडर लॉ, नो कनेक्शन विद सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? फिर उसके बाद में नेम के लिए हम अप्लाई करते थे, फॉर्म नंबर कौन सा है? INC 1। कितने ऑप्शंस देते थे? 6। कितने दिन के अंदर वो होता था? रिजर्व होने के बाद कितने दिन मिलते थे? 20। और 20 दिन के अंदर आपने इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस शुरू करना था। याद है सबको? बोलो हाँ है ना? एक चीज होने के बाद में हम आगे बढ़े थे। अगली चीज नहीं, आगे बढ़े ही नहीं थे, फिर तुम चिल्लाने लग गए थे कि मैं हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। क्लियर है? फिर हम जाने वाले हैं नेम अल्टरेशन के ऊपर आज। ठीक है, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ। आजा, वो क्या है? तो अंदर आना बेटा। क्या किया गणपति में तुमने? मस्त 2 दिन बम नाचे सर हम। ये रास्ते पे सो के कौन नाचा? एक नंबर। ये असली में नाचे है जो रास्ते पे सो के नाचे, लेट लेट के। हाँ, इसने नागिन डांस किया, नागोबा है। चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, ध्यान देना। नेम क्लॉज याद है सबको? वो कैसे? अपना मेमोरी थोड़ा ट्रक जैसा रहता है, हाँ ना? तो थोड़ा ट्रक जब भी स्टार्ट होता है तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे आ जाता है ना? अरे बोलो ऐसा ना? तो अपन भी वैसा ही करेंगे। ट्रक थोड़ा आगे बढ़ने के स्टार्ट होते से ऐसे पहले थोड़ा सा पीछे आता है, फिर आगे बढ़ता है, ऐसा ना? सो नेम क्लॉज, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड। मुझे पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर चाहिए। रेडी? लेट्स गो। सो ये हमने देखा था क्या? ठीक है, ये हमने देखा था क्या? बोलो एक बार, बोलो सुनो। इसके बाद में हमने अप्लाई किया था, फॉर्म नंबर कौन सा है? INC 1। ROC उसको रजिस्टर करता था और कितने दिन देता था? 60 डे। लेकिन अब ये 60 बचा है क्या? नहीं। कितने दिन हो गया है? 20। फिर आपका नाम फिक्स हो गया। आपका नाम क्या हो गया? फिक्स। फिर मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया था, याद है? 20 दिन वाला। चलो अब आ जाओ। अब ना, नाउ आई वांट यू टू बी वेरी 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 सीरियस। ठीक है? पूछो क्यों? अब तुम इस पूरे चार्ट को कुछ ऐसे देखना। अरे निकम्मे लोगों, हरिओम। अब तुम इस चार्ट को कुछ ऐसे देखना कि तुम इसको देख के ही अपने आंसर राइटिंग पॉइंट डेवलप करना शुरू करो, क्योंकि जैसे ही ये चार्ट खत्म होगा तुमको आंसर राइटिंग पॉइंट लिखने हैं, और वो भी 3 डिफरेंट प्रोसेस के। ठीक है? 3 डिफरेंट प्रोसेस, वो भी एक लगातार लिखने हैं। मैंने बोला तुम्हारी परेड शुरू हो चुकी है। क्लियर है? पहला आपका प्रोसेस रहेगा हाउ टू अप्लाई फॉर नेम एंड हाउ इट इज बीइंग रजिस्टर्ड। दूसरा प्रोसेस है हाउ टू चेंज द नेम वॉलेंटरीली, और तीसरा प्रोसेस है हाउ टू चेंज द नेम कंपल्सरीली। क्लियर है? अभी तक के एप्लीकेशन फॉर नेम वाला प्रोसेस हमारा हो चुका है, पर सिर्फ एप्लीकेशन ऑफ नेम वाला प्रोसेस हुआ है। वॉलेंट्री अल्ट्रेशन और कंपल्सरी अल्ट्रेशन मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है? बहुत अच्छे से ध्यान देना। मैंने इसके पहले भी आपको बोला था 3 सेक्शंस आपको याद रखने हैं। कितने सेक्शंस बोले एक बार? 3। सेक्शन 4, सेक्शन नंबर 13 एंड सेक्शन नंबर 16। 4 किसका है बोलो? MOA। 13 किसका है? अमेंडमेंट ऑफ MOA। और 16 अल्ट्रेशन ऑफ नेम। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल, तो ही जाके समझ में आएगा। रेडी? लेट्स गो। अब मैं बात करूं नेम अल्ट्रेशन की, तो इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्योंकि अब नेम फिक्स हो गया, हमने नेम ले लिया, अभी हमको नेम चेंज करना है। तो नेम अल्ट्रेशन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला अल्ट्रेशन है दैट इज कॉल्ड एज वॉलेंट्री अल्ट्रेशन, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर कौन सा है? 13। और दूसरा अल्ट्रेशन है कंपल्सरी अल्ट्रेशन, विच इज कवर्ड अंडर सेक्शन नंबर 16। ठीक है? रहो दे, आई विल एडजस्ट। सो वॉलेंट्री अल्ट्रेशन कौन से सेक्शन में बोले एक बार? 13। और कंपल्सरी अल्ट्रेशन कौन से इसमें है? 16। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना।
तो हमने जो 16 नेम के लिए याद किया था वो कंपलसरी अल्ट्रेशन का है। काय काय बोले एक बार उसे, कंपलसरी अल्ट्रेशन। तो इसके बाद जब भी मैं सेक्शन 16 बोलूं रिवीजन के वक्त, मुझे नाम क्या चाहिए, कंपलसरी अल्ट्रेशन। आइडिया क्लियर है बच्चों? उधर सब एवरीबॉडी हियर बोलो हाँ है ना। ये चीज को बड़े अच्छे तरीके से याद रखना, अदरवाइज थोड़ी सी मुश्किल होगी। रेडी? अब वॉलेंट्री अल्ट्रेशन करना है तो उसकी प्रोसेस क्या है, पहले ही मैं वार्निंग दे दूं, इसमें रेजोल्यूशन भी है, ई फॉर्म्स भी है, पीरियड भी है। क्लियर है? तो दोनों तीनों के लिए रेडी रहना। सेक्शन नंबर 13 कहता है, अब सेक्शन नंबर 13 किसका है बोलो? नहीं 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 नहीं, वैसे किसका है? अमेंडमेंट ऑफ एमओए। मैंने अमेंडमेंट ऑफ एमओए के लंबे चौड़े सेक्शन से एक पार्ट निकाल के साइड में लिया नेम का, दैट इज वॉलेंट्री अल्ट्रेशन। पूरा मेमोरेंडम अल्टर करना है मेरे को, मैंने उसमें से एक ही पार्ट साइड में लिया, वॉलेंट्री अल्ट्रेशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है? जोर से बोलो सर ना। तो एक्चुअल सेक्शन 13 अमेंडमेंट ऑफ एमओए है, उसमें से मैं सिर्फ नेम वाला अल्ट्रेशन देख रहा हूं। कौन सा वाला अल्ट्रेशन? नेम। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, वैसे सेक्शन नंबर 13 कहता है कि मेमोरेंडम का कोई भी क्लॉज अमेंड करना है, कोई भी, तो तुम्हें जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन पास करना चाहिए? स्पेशल। जोर से बोलो, कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। तुम नेम क्लॉज अल्टर करो, रजिस्टर्ड ऑफिस, कैपिटल, सब्सक्रिप्शन, लाइबिलिटी, एनी गॉडडैम क्लॉज यू अल्टर, यू नीड टू हैव अ जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। इसलिए सेक्शन 13 में पूरी प्रोसेस में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला रेजोल्यूशन दैट यू विल सी जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल। मैं इंक चेंज करता हूं थोड़ी। हाँ, जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन है? स्पेशल। जोर से बोलो, कौन सा है? स्पेशल। पर आपने नाम चेंज किया और वो सीजी के हिसाब से अनडिजायरेबल निकला तो हमने बोला था ना सीजी के हिसाब से भी सही होना चाहिए। इमीडिएटली दूसरा रेजोल्यूशन, प्रायर सीजी अप्रूवल। कौन सा अप्रूवल बोले एक बार? प्रायर सीजी। जोर से बोलो, कौन सा अप्रूवल? प्रायर सीजी। दो अप्रूवल हो गए। पहला कौन सा? जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल। मुझे तो स्पेशल रेजोल्यूशन का सेक्शन कौन सा है बच्चों? 114। और डेफिनेशन का है स्पेशल रेजोल्यूशन की? वोट कास्टेड इन फेवर शैल बी एटलीस्ट कितना है? 3 times और वोट कास्टेड अगेन, जो नियर टू 75% आता है। लेकिन हम परसेंटेज याद रखते हैं क्या? नहीं। क्लियर है? सो यहां जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, साथ में किसका अप्रूवल? सीजी। सब जन बोलो, किसका अप्रूवल? सीजी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बहुत अच्छे से ध्यान देना, यह पॉइंट बहुत काम का है और कोई नहीं लिखने वाला, सिर्फ अपन लिखने वाले हैं। अगर मैं प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन पब्लिक कंपनी में कर रहा हूं और नाम में सिर्फ ये चेंज हो रहा है, नाम प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड हो रहा है, बाकी नाम तो सेम है, सनराइज प्राइवेट लिमिटेड है, उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया पब्लिक में सनराइज लिमिटेड। अब प्राइवेट लिमिटेड को निकाल के लिमिटेड लगाने के लिए, कन्वर्जन के लिए, अब क्या मैं सीजी अप्रूवल लूं? बिकॉज नाम तो ऑलरेडी सीजी के हिसाब से सनराइज ठीक था। बोलो हाँ है ना? तो ये चीज यहां पे बोली है। देखो पॉइंट नंबर 3 सब जन साथ में पढ़ेंगे, स्टार मार्क पॉइंट हर एक बंदे ने लिखना है इसको। 1 2 3 बोलो, क्या है? नो सीजी अप्रूवल, मतलब कोई भी सीजी अप्रूवल आपको नहीं लगेगा फ्रॉम चेंज इन प्राइवेट लिमिटेड टू किसको? लिमिटेड, बाय वे ऑफ कन्वर्जन। सर फिर लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड, वाइस वर्सा। क्लियर है? आप प्राइवेट लिमिटेड से लिमिटेड में जाओ, लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड में आओ। सर ओपीसी टू प्राइवेट लिमिटेड, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप ओरिजिनल नाम चेंज नहीं करते तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आप कुछ भी करो सीजी का अप्रूवल नहीं लगेगा, क्योंकि सीजी ने ओरिजिनल नाम ही अप्रूव किया था आपको। बोलो हाँ है ना? ये चीज को याद रखना। फिर उसके बाद अब थोड़ा सा तकलीफ होगा, नेक्स्ट ई फॉर्म है नेम चेंज के एप्लीकेशन के लिए आईएनसी 24। आईएनसी क्या बोले एक बार से? 24। नाम 24 घंटे साथ में रहता है ना? क्लियर है? तो आईएनसी कौन सा बोले एक बार? 24। क्लियर है कंसेप्ट? और इमीडिएटली वो हमको सर्टिफिकेट देंगे नए नाम का। 24 याद है तो सर्टिफिकेट कौन से इसमें मिलेगा? 25। सो नाम कितने घंटे याद रहता है? 24। आइडिया क्लियर है? और सर्टिफिकेट कौन से फॉर्म में मिलेगा? 25। कंसेप्ट समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर ना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अब मेरे पास ना बच्चों ओल्ड वाला तो मतलब न्यू वाला तो कोई आईएनसी वाला सर्टिफिकेट नहीं है, पर मेरे पास ना इन्फोसिस ने नाम चेंज किया हुआ नया सर्टिफिकेट है, प्रैक्टिकल। मैं पहले ही आपको हर चीज बोलता हूं कि जो भी पढ़ना है प्रैक्टिकली पढ़ो, ठीक है? आर्टिकलशिप में जाके यही करना है। अगर आर्टिकलशिप नहीं आया तो मेरे को कोसोगे कि सर क्या पढ़ा है, हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया। नाउ सी दिस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ इन्फोसिस लिमिटेड। अब इसके अंदर मैं आपको बताऊं, आ जाओ तो ये देखो, ये है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आप ऊपर देख सकते हो, लेकिन ये ओल्ड वाला है, कंपनीज एक्ट 1956 वाला है।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मैं आपको 2013 का भी दिखा नहीं सकता, आप देख सकते हो नीचे 1956 कंपनीज एक्ट मेंशन किया है। और कंपनी का नाम क्या है सब जन पढ़ो एक बार, इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। आइडिया क्लियर है? अभी अगर मैं इस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को इधर देखो, देखो नाम चेंज हो चुका है, ये न्यू नेम चेंज वाला है। आप इसको ऐसा मान सकते हो अभी का INC 25 यही है, अभी का INC 25 यही है। हालांकि ओल्ड वाला ही फॉर्म था, बट स्टिल हम इसको INC 25 मान सकते हैं। ओल्ड नाम देखो क्या था, फ्रॉम इन्फोसिस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो अभी नाम क्या है, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। मतलब इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी का भी सेम सिचुएशन हुआ था। आइडिया क्लियर है? जब वो प्राइवेट था, फिर वो पब्लिक बना, फिर वो लिस्टेड बना। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेबल चीज है, ऐसा नहीं है कि कुछ हाईवे पढ़ा रहा हो। अभी सिर्फ फॉर्म ने क्या नंबर चेंज हुआ है, पर प्रोसीजर तो सेम है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम है, ऑफिसेज भी वही है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये होता है आपका न्यू नेम वाला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये टेंटेटिवली कंपनी का इनकॉर्पोरेशन भी बोलता है कि 2 जुलाई 1981 में कंपनी बना था, अंडर कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बना था, इन्फोसिस कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड नाम से बना था, पर हमने उसका अभी नाम चेंज कर दिया जो है इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। कब चेंज किया? तो 21 अप्रैल 1992 में, नियरली 11 साल बाद। तभी ये प्राइवेट कंपनी था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्फोसिस पब्लिक कंपनी बना है आफ्टर 98, और उसका लिस्टिंग वगैरह 2000 के दौर में हुआ था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। तो ये देखो, और ये है रजिस्ट्रार का ऑफिशियल सील। मैं ROC बोल रहा था ना आपको, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये उसका ऑफिशियल सील है। क्लियर? हर ROC का, सिर्फ इस पे नहीं, आप पिछला वाला भी देखोगे। ये देखो, ये मुंबई में रजिस्टर्ड था जब बना था, सॉरी हाँ बॉम्बे। और ये देखो उसका रजिस्ट्रार का सील, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज लिखा हुआ है उसके अंदर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो प्रैक्टिकली इट लुक्स लाइक दिस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? सो INC 24 और INC कौन सा बोले एक बार उसे 25। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। चलो एक बार मुझे पूरे के पूरे पॉइंट बोलो। सेक्शन नंबर कौन सा है वॉलंटरी नेम चेंज का? 13 के अंदर पहला जनरल मीटिंग का स्पेशल रेजोल्यूशन, दूसरा प्रायर CG अप्रूवल। CG अप्रूवल क्यों बच्चों? CG के हिसाब से होना चाहिए। तीसरा नो CG अप्रूवल, कब कब? प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड और लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड। और INC फॉर्म नंबर 20। नींद नहीं हुई क्या कल? नहीं हुई? ऐसा क्या किया? ठीक है। सो INC 24 और सर्टिफिकेट कहां में मिलेगा? INC 25। कंसेप्ट समझ में आया पक्का? जोर से बोलो ऐसा ना। ये हुआ वॉलेंट्री अल्ट्रेशन का। एक बार आंखें बंद करो और वापस से इसको रिवाइज कर लो, क्योंकि अभी मैं कंपलसरी अल्ट्रेशन भी इसी के ऊपर देने वाला हूं। ठीक है? और साथ में लिखना है। होमवर्क किया है क्या सबने? पक्का? बुक दिखाओ मेरे को, निकाल के आ रहा हूं मैं। नहीं किया है तो पीछे मुड़ते चल बेटा। चलो याद आ रहा है? बोलो हाँ है ना? 5 ही पॉइंट है वॉलेंट्री अल्ट्रेशन के। कितने पॉइंट से बोले एक बार? 5। इमीडिएटली अब मैं जा रहा हूं कंपलसरी अल्ट्रेशन पे, और ये बहुत खतरनाक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना। वैसे खतरनाक नहीं है, इसमें 2 डिवीजन है। याद है मैंने आपको परसों बोला था, परसों मतलब लास्ट लेक्चर में, कि CG के हिसाब से अनडिजायरेबल नाम नहीं होना चाहिए। कौन सा नाम नहीं होना चाहिए बोले एक बार? अनडिजायरेबल। और साथ में मैंने ये भी बोला था कि ट्रेडमार्क भी अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। एडिडास का अभिदास, प्यूमा का उपमा। बोलो हाँ है ना? तो यहां जो चेंज कर रहा है ना CG, कंपलसरी चेंज। हम तो नहीं कर रहे कंपलसरी चेंज, हम कर रहे तो वॉलंटरी कहते हैं। कंपलसरी नाम चेंज जो CG कर रहा है वो 2 केसेस में कर सकता है। कितने केसेस बोले एक बार? 2। पहला केस है, अगर आपके कंपनी का सिमिलर नाम है, लुक्खा इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, तो CG चेंज करेगा। या आपका ट्रेडमार्क या लोगो सिमिलर है, नियरली सिमिलर, तो भी आपका नाम चेंज होगा। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? वैसे ट्रेडमार्क और लोगो समझते हैं क्या? आपको एनालिसिस किया है कभी ट्रेडमार्क लोगो का? बोलो हाँ है ना? कौन कौन से लोगों का एनालिसिस किया है तुमने? अमेज़न का तो सबको याद ही होगा,
अमेजॉन का लोगो क्या है? ये भी नहीं पता क्या? 2 मिनट सुनना चाहोगे? आ जाओ जरा बोर्ड के ऊपर, थोड़ा ज्ञान, परम ज्ञान दे दूं मैं आपको। 2-4 लोगो बोलता हूं, मेरे को उनके एनालिसिस बोलना कि ये लोगो हवा में बनाए हैं या ये लोगो सिर्फ ऐसे ही बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल NE है क्या एंड में, कि NE है? ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक एरो आता है उनका, लंबा चला गया, सॉरी। हाँ, इसका मतलब है अमेजॉन के ऊपर आपको A से लेके Z तक सब कुछ मिल जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो। हैव यू सीन द लोगो ऑफ बास्किन रॉबिन्स? बास्किन रॉबिन्स का लोगो देखा? यह एक्चुअली कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। इसके अंदर आप अगर देखोगे तो ये और ये शायद पिंक कलर में है और ये ब्लू कलर में है। ये इसलिए क्योंकि बास्किन एंड रॉबिन्स जब लॉन्च हुआ था तो 31 फ्लेवर्स के साथ लॉन्च हुआ था। समझ में आ रहा है? फर्स्ट 31 फ्लेवर्स ऑफ बास्किन एंड रॉबिन्स जो सबसे ज्यादा चले थे। उसके बाद में तीसरा लोगो कौन सा, वो भी बताऊंगा मैं, डोंट वरी। ये किसका लोगो है? मर्सिडीज। मर्सिडीज की होल्डिंग कंपनी का नाम क्या है? डैमलर क्रिस्टल, क्लिस्लर, ठीक है। अब ये लोगो बताता क्या है? द लोगो शोज दैट दे हैव डोमिनेंस ओवर 3 थिंग्स, दैट इज एयर, लैंड, वाटर। इसका एक और मतलब निकालते हैं लोग कि द कंपनी इज बेस्ड ऑन 3 थिंग्स, दैट इज अ क्वालिटी, इंटीग्रिटी एंड मॉरल्स। थियरी कंसेप्ट ऐसा भी बोला जाता है। ये वाला लोगो देखा है तुमने? ऐसा कुछ तो भी बोलो, हाँ है ना? ये काहेगा लोगो है? BMW। इसमें ये ब्लू है, यस और नो? ये कैसे बना है BMW का लोगो? आपको पता है BMW सबसे पहले बनाता था एरोप्लेन के प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स मतलब एरोप्लेन के पंखे। एरोप्लेन के पंखे जब आप रिवॉल्व होते हुए देखोगे ना, तो उनके प्रोपेलर के पंखे कुछ इस काइंड का शेप क्रिएट करते थे जब वो रिवॉल्व होते थे। तो ये कंसेप्ट सबको, बिकॉज उनके 2 विंग्स कुछ ब्लू होते थे, 2 विंग्स कुछ व्हाइट होते थे। एंड आफ्टर दैट बाय प्रिपेयरिंग एरोप्लेन प्रोपेलर्स दे एंटर्ड इनटू कंज्यूमर व्हीकल सेगमेंट। तो उन्होंने उनके एरोप्लेन प्रोपेलर्स को ही लोगो बना दिया और डिक्लेयर कर दिया BMW का लोगो। फेडेक्स का लोगो देखा है? फेडेक्स, ये अगर आप लोगो देखोगे तो फेडेक्स के लोगो में यहां एक ऐसा एरो बनाते हैं वो, ठीक है। दैट मीन्स कंपनी इज अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। आइडिया क्लियर है? ऐसे हर किसी ना किसी के लोगो में कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। अगर आप वी स्मार्ट का लोगो देखो टी शर्ट के ऊपर, तो ऐसा है, और इसको ग्लोबल डोमिनेंस, ये अर्थ का सिंबल है। मेरे को इतना अच्छे से ड्रॉ नहीं करते आ रहा, आई एम वेरी सॉरी। दिस शोज दैट अ वी नेम स्टैंड्स फॉर विशाल सर, V स्टैंड्स फॉर वर्चुअल, ठीक है। ये 2 के हिसाब से, और वर्चुअल में वी स्मार्ट का अच्छा खासा डोमिनेंस है ऑल ओवर इंडिया, तो हमने ये लोगो सिलेक्ट किया कि वी विल डू इट एज अ वी स्मार्ट। क्लियर है? विशाल सर के वर्चुअल में नहीं कुछ तो भी बोले जाए तो बोलू क्या? इमीडिएटली कैलकुलेट कर लोगे नहीं तो? हाँ है ना? विशाल सर के नहीं कुछ तो भी ऑल ओवर इंडिया बोले तो हर साल में 9 से 10 हजार पेन ड्राइव्स बेचे जाते हैं CA फाइनल के, ठीक है। इनटू, अब देख लो तुम वेबसाइट, उतना रिसर्च तुम कर सकते हो, वेबसाइट पे आके देख लो क्या है। तो बिकॉज, और ये आया भी था, माइट भी, दैट्स व्हाई वर्चुअल का डोमिनेंस बहुत ज्यादा है पेन ड्राइव मॉडल में, इसलिए हमने वो लोगो चेंज कर दिया। पहले वी स्मार्ट का नाम सबसे पहला था एडुप्रो लिमिटेड। जब एडुप्रो था तब मैं ज्वाइन हुआ था, फिर एडुप्रो से एडु स्मार्ट हुआ, और एडु स्मार्ट के नाम पे हमने प्राइवेट कंपनी बनाई, एडु स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड। और एडु स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड का एक एसोसिएशन है वी स्मार्ट। ऐसे एडु स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड के 2-4 एसोसिएशन है, सेंटर वाइज अलग अलग। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? एनीवेज, लोगो समझ में आया सबको? तो कल जाके अगर आप कोई भी सिमिलर लोगो बनाते हो एग्जिस्टिंग ब्रांड नेम वगैरह जैसा, तो ऐसे सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट इसको 2 तरीके से चेंज करेगा, इन केस ऑफ सिमिलर नेम, इन केस ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क। पहला है सिमिलर, क्या बोले एक बार उसे? नेम। सब जन बोलो, पहला क्या है? सिमिलर नेम। दूसरा है सिमिलर, क्या बोले एक बार? ट्रेडमार्क। अब दोनों में कॉमन चीजें क्या है? सबसे पहला कॉमन चीज, दोनों में CG ऑर्डर है, बिकॉज कंपल्सरी नेम चेंज है तो CG ने तो ऑर्डर करना चाहिए ना। तो दोनों में किसका ऑर्डर है? जोर से बोले एक बार, CG। कंसेप्ट समझ आ रहा है? उसके बाद में
दोनों में जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन है। क्लियर है? और नाम चेंज करना है तो आपको मिलता है 3 महीने, और ट्रेडमार्क चेंज करना है तो आपको कितने महीने मिलते हैं? 6 महीने। सिर्फ एक पॉइंट एडिशनल है, दैट इज अग्रीव्ड पार्टी ने ट्रेडमार्क के केस में एप्लीकेशन करना चाहिए। पहला पॉइंट सिर्फ एडिशनल है, ट्रेडमार्क के केस में एग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसका ट्रेडमार्क इंफ्रिंज हुआ है, वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंज जो किया है उस पार्टी ने अप्लाई करना चाहिए कि मेरा ट्रेडमार्क इंफ्रिंज हुआ है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? तो यहां वैसे 4 पॉइंट है, यहां सिर्फ 3 पॉइंट है। तो दोनों में कॉमन क्या क्या है? सब जन बोलो एक बार, सीजी ऑर्डर। सब जन बोलो कौन सा है? सीजी ऑर्डर। और याद रखना ये इसी हायरार्की में लिखना है, आप पहले ऑर्डर रेजोल्यूशन फिर सीजी ऑर्डर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि कंपलसरी नेम चेंज में पहले सीजी ऑर्डर पास करेगा फिर आप रेजोल्यूशन पास करोगे। हालांकि आपको रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत भी नहीं है, पर सीजी बोलता है तुम नया वाला नाम खुद चूज कर लो, इसलिए ऑर्डर रेजोल्यूशन। वैसे तो सीजी ने ऑर्डर पास कर दिया, तुमको करना ही पड़ेगा बेटा, कंपलसरी नेम चेंज है। क्लियर है कंसेप्ट? तो ये चीज को याद रखना, पहले कौन सा ऑर्डर बोले एक बार? सीजी। फिर जनरल मीटिंग का कौन सा रेजोल्यूशन? ऑर्डिनरी। और फिर आपको नेम चेंज के लिए कितने महीने मिलेंगे? 3 महीने। और ट्रेडमार्क चेंज के लिए 6 महीने। सिर्फ ट्रेडमार्क में सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? एप्लीकेशन बाय एग्रीव्ड पार्टी। आइडिया क्लियर है? अगर आप कंपलसरी नेम चेंज में मिट्टी खाते हो किलो किलो से, तो 1000 पर डे, 1000 पर डे ये पेनल्टी आपको लगेगा फॉर नॉट चेंजिंग अ नेम कंपल्सरीली विद इन 3 months और 6 months, एंड 5000 to 1 लाख तक का फाइन, ये लमसम वाला, मतलब 5000 से 1 लाख की कोई भी पावती वन टाइम एंड 1000 की पावती एवरी डे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जमा करते जाओ जितने दिन तक के तुमने और नाम चेंज नहीं किया। एक बार रिवाइज करो, मुझे एक बार बताओ, नाम चेंज करना कितने तरीकों से हो सकता है? 2। पहला वॉलेंट्री, दूसरा कौन सा? कंपलसरी। वॉलेंट्री के एक बार सेक्शन नंबर 13 में पहला रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग का स्पेशल, वॉलेंट्री चेंज कर रहे हैं तो स्पेशल। क्लियर है कंसेप्ट? कंपलसरी चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी। क्लियर है? सो जनरल मीटिंग का स्पेशल, दूसरा सीजी का अप्रूवल, तीसरा नो सीजी अप्रूवल फॉर प्राइवेट लिमिटेड टू लिमिटेड, लिमिटेड टू प्राइवेट लिमिटेड, चौथा आईएनसी 24 में एप्लीकेशन और आईएनसी 25। कंसेप्ट समझ में आया? कंपलसरी नेम चेंज में कितने पार्ट्स? 2। पहला नेम चेंज, दूसरा ट्रेडमार्क चेंज। ट्रेडमार्क चेंज में पहला एडिशनल पॉइंट क्या है? एप्लीकेशन बाय एग्रीव्ड पार्टी। अब शुरू हो जाओ, इधर भी सीजी ऑर्डर, इधर भी सीजी ऑर्डर, इधर जनरल मीटिंग का ऑर्डिनरी, इधर जनरल मीटिंग का भी ऑर्डिनरी। इधर कितने महीने? 3। इधर कितने महीने? 6। अगर तुमने कंप्लाई नहीं किया तो पेनल्टी कितनी है? 1000 पर डे, 5000 से 1 लाख। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? पक्का समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये पूरा चार्ट तुम्हारे बुक में ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? टेक्स्ट बुक ओपन करो, दिख जाएगा। आ जाओ बेटा। होमवर्क किया? सभी क्वेश्चन सॉल्व किए? ठीक है बेटा। तुमने क्या होमवर्क करके आया क्या कि लेट आए? होमवर्क दिखाओ। ओके, एक बार चेक करो। अंडरलाइन कौन करेगा प्रोविजन को? ये इंडेंटिंग है। हाँ, ठीक बेटा। दिख रहा है चार्ट सबको? चार्ट दिख गया सबको बच्चों? वहां पे जहां 60 डेज लिखा है चेंज कर दो 20 डेज। और ओरिजिनल प्रोविजन भी पढ़ के देखो एप्लीकेशन ऑफ नेम की, उसमें भी 20 डेज करना है।
ठीक है, प्रोविजन भी पढ़ो एप्लीकेशन फॉर नेम की, उसके पहले पेज पे होगा, दिख रहा है, वहां पे भी 60 डेज की जगह 20 डेज कर लो सेकंड ब्लॉक में। चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। अब हमको एक काम करना है, पूछो क्या। नाउ वी हैव टू क्रिएट आंसर राइटिंग पॉइंट्स, ठीक है, आर यू रेडी। ठीक है, सब नहीं छोड़ दो और सब मेरी तरफ ध्यान दो, ठीक है, बहुत अच्छे से। इस वक्त बहुत ज्यादा अलर्ट रहना और बहुत अच्छे से हमको लिखना है, इस हिसाब से फ्रेम करना। फ्रेम करोगे तो लिख पाओगे, फ्रेम नहीं कर पाओगे तो लिख नहीं पाओगे, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं सबको, एवरीबॉडी। सबसे पहला हम लिखने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर नेम। एप्लीकेशन फॉर नेम में पॉइंट नंबर 1 आएगा, प्रोविजन वगैरह लिख पाओगे सब जन, प्रोविजन ब्रैकेट में सेक्शन नंबर, ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 लिख पाओगे, बोलो हाँ है ना। एप्लीकेशन फॉर नेम के लिए पॉइंट नंबर 1, द कंपनी और द प्रमोटर शॉल अप्लाई फॉर अ नेम इन आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है 1। अबे ओ 24 वो अल्ट्रेशन का है निकम्मो, यहां नेम एप्लीकेशन चल रहा है जी, लोग 24 आईएनसी फॉर्म नंबर कौन सा है 1। किसको अप्लाई करना है आरओसी। 6 ऑप्शन वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है, 6 ऑप्शन अपने प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए 6 ऑप्शन लिखना है क्या। पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2, द नेम शॉल नॉट बी सिमिलर और आइडेंटिकल। पॉइंट नंबर 3, नेम शॉल नॉट कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस अंडर एनी लॉ। पॉइंट नंबर 3, नेम शॉल नॉट बी अनडिजायरेबल एज पर सीजी। नेम शॉल नॉट शो एनी कनेक्शन विद सीजी और एसजी। चौथा और पांचवा पॉइंट जो है आपने कंबाइन किया तो भी चल जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, आरओसी विल रिजर्व नेम, आरओसी नाम रिजर्व करेगा और फिर आपको एप्लीकेशन कितने दिनों के अंदर करना पड़ेगा 20 डेज फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। एक बार मैं वापस रिपीट करता हूं, रेडी। नाम एप्लीकेशन आईएनसी 1 में होगा, फिर पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 ये वो वाले आएंगे, आइडेंटिकल, सिमिलर, ऑफेंस अंडर एनी लॉ, अनडिजायरेबल पर सीजी, कनेक्शन विद सीजी और एसजी, क्लियर है। पॉइंट नंबर 6, आरओसी विल रिजर्व अ नेम और कंपनी ने कितने दिन के अंदर अप्लाई करना चाहिए 20 डेज। कंसेप्ट समझ में आ रहा है पक्का सबको, बोलो हाँ है ना। एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दिस, सब जन, यस और नो। चलो ये हो गया नॉर्मल नेम एप्लीकेशन। उसके नीचे अब ये इजी है क्योंकि इसको पॉइंट वाइज फॉर्म में ही लिखा है, वॉलेंट्री चेंज इन नेम, सेक्शन नंबर 13 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। फिर पॉइंट नंबर 1, जनरल मीटिंग स्पेशल। पॉइंट 2 बोलो क्या है, प्रायर सीजी अप्रूवल। पॉइंट 3, नो सीजी अप्रूवल। पॉइंट 4, आईएनसी 24। पॉइंट 5, आईएनसी 25। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, ये हो गया। फिर कंपल्सरी नेम चेंज। कंपल्सरी नेम चेंज में फॉर्मेट थोड़ा सा ठीक से लेना पड़ेगा, पूछो कैसे। नेम चेंज प्रोसेस, ये पॉइंट 1 में, उसके अंदर सब पॉइंट ए बी सी। ट्रेडमार्क चेंज प्रोसेस, उसके अंदर ए बी सी डी, क्लियर है। फिर पॉइंट नंबर 3, इफ यू डू नॉट कंप्लाई विद द सेम, तो उसके अंदर पॉइंट ए 1000 पर डे, पॉइंट बी 5000 से 1 लाख। एक बार इसका फॉर्मेटिंग में वापस बोल रहा हूं, सिर्फ सुनना अच्छे से। एक बार सब जन बोलो, आप भी बोलो तो आपको याद रहेगा। कंपल्सरी नेम चेंज में पॉइंट नंबर 1 नेम चेंज, उसके अंदर कितने पॉइंट्स आएंगे, जोर से बोलो। कंपल्सरी नेम चेंज में कितने आएंगे 3। उधर ऑरेंज शर्ट बेटा ध्यान नहीं दे रहा है, कितने पॉइंट आएंगे 3। कौन सा, ए बी सी, क्लियर है। और फिर उसके बाद में ट्रेडमार्क चेंज में कितने आएंगे 4, ए बी सी डी। फिर पॉइंट नंबर 3 में क्या आएगी, पेनल्टीज, उसके अंदर कितने 2, ए बी। समझ में आया पक्का, जोर से बोलो ऐसा ना। अगर ये तुम बिना देखे लिख सकते हो तो मजा है इस चीज के लिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा 30 सेकंड दे सकता हूं कि वो चार्ट को वापस पढ़ लो, क्योंकि इसको बिना देख के ही लिखना है। अगर अपन ये 3 सवाल यहां नहीं लिख सकते तो 25 सवाल तो तुम भूल ही जाओ 3 घंटे में। क्या क्या है फ्रेम करो, खुद के हिसाब से फ्रेम करो मेरे को क्या क्या लिखना है। मैंने फ्रेमिंग स्ट्रक्चर आपको बोल दिया है, यू हैव टू वर्क ऑन इट।
गलत, वापस गलत। तो रिवीजन करने के तरीके मैंने तुमको बताया। रिवाइज करना है ना तुम्हें लिखना है ना, आंखें बंद, आंखों के सामने लिखो सब, जो याद नहीं आ रहा सिर्फ उसको पढ़ो। तुम पढ़ने ही लग जाते हो सीधा। कभी भी रिवीजन करना है, पढ़ाई करना है ना, पढ़ाई का तरीका ये बिल्कुल नहीं होता है बुक पढ़ना। याद रखो मुझसे, टिप ले लो, अभी भी बुक में ही देखो। तुम जिंदगी में बता रहा हूं तभी भी बुक में देखो। पढ़ाई का तरीका ये नहीं होता, इसको दिमाग में फीड कर लो। जब भी तुम पढ़ने को बैठो पहले याद करो क्या क्या याद आ रहा है, अदरवाइज यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम ऑन द थिंग्स व्हिच यू एक्चुअली रिमेंबर। समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? समय लिमिटेड है ना, तो पहले याद करो कि मैं भैया नेम एप्लीकेशन में क्या क्या लिखूंगा या क्या क्या लिखूंगी। फिर याद करो कि वॉलंटरी नेम चेंज में क्या क्या लिखूंगा। फिर याद करो कंपल्सरी नेम चेंज में क्या क्या लिखूंगा। जो याद नहीं आ रहा उसको देखो तो मतलब है, अदरवाइज देयर इज नो सेंस। याद आ गया सब? जिनको याद आ गया वो बुक बंद करेंगे कंपलसरीली और फिर रजिस्टर में लिखना शुरू करेंगे। हेडिंग डालना नेम क्लॉज, उसके अंदर 3 हेडिंग्स आएंगे अलग अलग, एप्लीकेशन फॉर नेम, वॉलंटरी अल्टरेशन, कंपलसरी अल्टरेशन। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। मैं चेक कर रहा हूं, फॉर्मेटिंग याद रखना, प्रोविजन को अंडरलाइन कोलन, पॉइंट नंबर इंडेंटिंग के हिसाब से एकदम प्रॉपर चाहिए मेरे को। ठीक है, एवरीथिंग जिसका फॉर्मेट गलत हुआ, मेरे को आंसर में कोई तकलीफ नहीं है बच्चों, याद रखना। जिसका फॉर्मेटिंग गलत हुआ मैं उसका आंसर काटूंगा। क्लियर है? तुम फॉर्मेटिंग ठीक रखो, बाकी कंटेंट तुम्हारा इधर उधर रहा तो भी चलता मेरे को थोड़ा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। बुक बंद कंपलसरीली, बुक खोल के कोई नहीं लिखेगा। तुम यही अगर पिछले आधे घंटे में पढ़ाया हुआ कंसेप्ट बुक खोल के लिख रहे हो तो आई हैव सीरियस डाउट। हेलो, नेम एप्लीकेशन में सिर्फ सेक्शन 4 कोट करना, 13 और 16 की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन में सिर्फ 4, वॉलंटरी अल्टरेशन में 4 एंड 13, कंपल्सरी अल्टरेशन में 4 एंड 16। क्लियर है? अच्छे से लिखो, ऐसा कि तुम एग्जाम में लिख रहे हो, मतलब स्पीड भी आएगा और कंटेंट भी सही रहेगा। इंडेंटिंग बेटा, और फॉर्मेट क्या है अपना? फ्रंट पेज निकालो। जिनको फॉर्मेट नहीं पता, फ्रंट पेज पे जो लिखा है वापस याद कर लो एक बार, कैसा है फॉर्मेट। यहां तो तुमने खुद ने प्रोविजन को अंडरलाइन नहीं किया, बाद में क्या ही करोगे। आपको ये फॉर्मेट एग्जाम का आंसर राइटिंग फॉर्मेट है। बच्चों ध्यान देना, तुमको जब भी आंसर राइटिंग करना है तो तुम प्रोविजन लिख रहे हो। सब जन बोलो हाँ है ना, यू आर राइटिंग अ प्रोविजन ना।
सो राइट इट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोविजन। आंसर का राइटिंग फॉर्मेट का जो पहला ब्लॉक है अपना प्रोविजन वाला, उसी फॉर्मेट में लिखो उसको। क्लियर है? तो बाद में आपको वापस तकलीफ नहीं लेनी पड़ेगी कि इसको वो फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, उसी फॉर्मेट में प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन नंबर 4, ठीक है, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 पॉइंट नंबर 1 शुरू हो जाना, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ऐसा। आइडिया क्लियर है? इमीडिएटली दूसरा वॉलंटरी अल्टरेशन, अगेन प्रोविजन अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन 4 एंड सेक्शन 13, फिर शुरू हो जाओ। क्लियर है? आंसर राइटिंग फॉर्मेट में ही लिखना है, जो एग्जाम फॉर्मेट मैंने दिया उसी में लिखना है, लेकिन सिर्फ प्रोविजन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज केस हमने दिया नहीं है। ठीक है, जब केस आएगा तो इसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन डालना, आंसर डालना, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर है आंसर? गो फॉर इट। ऊपर हेडिंग लिखो एप्लीकेशन फॉर नेम, और फिर नीचे 1 2 3 4, और एबीसी का मैंने बोला ही नहीं था पहले, इसमें ध्यान दिया करो जब मैं बोलता हूँ आंसर राइटिंग। एक सेकंड, हाँ, एप्लीकेशन फॉर नेम एक लाइन छोड़ के भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आंसर में लाइन नहीं छोड़ना है। क्लियर है? नहीं, उसको वो हेडिंग है, वो हेडिंग के साथ तुम कुछ भी करो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, मेरे को आंसर का देखो, हेडिंग जो भी आप लिखोगे हेडिंग के नीचे लिखना, जैसे एप्लीकेशन फॉर नेम में हेडिंग हुआ, फिर उसके नीचे प्रोविजन अंडरलाइन कोलन और आंसर लिखना शुरू करना। थोड़ा सा लगाओ दिमाग, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। बहुत सारे आंसर्स कटेंगे, डरना नहीं, तुम्हारे भले के लिए काटूंगा, जिंदगी भर याद रहेगा सर ने आंसर क्यों काटा था। एप्लीकेशन ऑफ नेम हेडिंग है ना बेटा अपना, पहले हेडिंग लिखो और फिर उसके बाद में प्रोविजन अंडरलाइन कोलन। किस कौन सा कंसेप्ट लिख रहे हो उसका हेडिंग पहले, फिर नीचे प्रोविजन और आंसर लिखना है। क्लियर है? बच्चे कर रहे हैं प्रोविजन, उसके अंदर हेडिंग, प्रोविजन में किस, हेडिंग पहले लिखो क्या लिख रहे हो, और फिर प्रोविजन के हिसाब से आंसर लिखो। समझ में आ रहा है या बताऊं लिख के? हे भगवान, ओके लुक एट दिस एवरीबॉडी। क्या जिनको नहीं जम रहा सुनो, कैसे तुम थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ बेटा। अपन यहां इंटरमीडिएट में आ गए, वी आर एट द सेकंड ईयर प्रोवाइडेड इन द प्रोफेशनल कोर्स, और अपने को ये भी नहीं आया तो तुम नाम किस बात का प्रोसेस लिख रहे हो, एप्लीकेशन फॉर नेम, तो पहले हेडिंग डालो ना मस्त, एप्लीकेशन फॉर नेम। ठीक है, इसके पहले भी हेडिंग डालो, इसको अंडरलाइन करो मस्त, ये हेडिंग है ना तुम्हारा, ये तुम्हारी बुक का पार्ट है, तुम इसको कैसे भी लिखो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? इसके पहले मस्त हेडिंग डालो बोल्ड अक्षरों में, नेम क्लॉज। क्लियर है? ये दोनों हेडिंग डालने के बाद अब एप्लीकेशन ऑफ नेम का आंसर लिख रहे हो, ये मार्जिन है, अब शुरू करो प्रोविजन। अब एप्लीकेशन फॉर नेम के क्या प्रोविजन है, अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर सेक्शन। बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रोविजन उसके अंदर हेडिंग एप्लीकेशन फॉर नेम। कैसी हरकत है ये? फिर उसके बाद में ये पूरा खत्म हो गया, फिर दूसरा हेडिंग वॉलेंट्री चेंज इन नेम, वॉलेंट्री चेंज इन नेम को मस्त अंडरलाइन करो, फिर लिखो प्रोविजन अंडरलाइन कोलन। कैसा, थोड़ा लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अपन किसी चीज का आंसर लिख रहे हैं ऐसा लिखो ना। जो टॉपिक लिख रहे हैं उसका हेडिंग पहले आना चाहिए ना। हाँ, लाइन पूरी छोड़ दी।
रोमन में राइटिंग शुरू कर दिया। क्या है ये? 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग बोला था ना, रोमन का हम यूज करते। फॉर्मेट देखो स्टार्टिंग से वापस 1 2 3 सब पॉइंटिंग ABC, फिर उसके बाद में रोमन, फिर उसके बाद में कैप्स लॉक। फॉर्मेट डिसाइडेड है, फिक्स है अपना, उसको चेंज मत करो, तकलीफ आगे तुमको होगा। ये क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस बेटा। शानदार बेटा। ABCD क्यों आया उसमें बेटा? 1 2 3 4 है ABCD आपका। ये पॉइंट 2 क्यों आया है यहाँ पे? कहाँ 1 है? अपन स्टार्टिंग में रोमन लिखते हैं या डिजिट लिखते हैं? थोड़ा अलर्ट रहना, वापस जाके फॉर्मेट देखो। मस्त हो। पहले इसको कंप्लीट करो। अबे एप्लीकेशन फॉर नेम ये प्रोसेस थी। नेम क्लॉज हेडिंग है पूरे चैप्टर का, अपन जो लिख रहे हैं नेम क्लॉज के अंदर 3 पार्ट है, एप्लीकेशन फॉर नेम, वॉलेंट्री और कंपलसरी। कैसी बढ़िया बढ़िया। पहले ऊपर वाले खत्म कर, शॉर्टकट नहीं, 5वां पॉइंट लिख। फॉर्मेट बताया था ना मैंने। प्रोविजन में अपने को सब लिखना है और यहाँ से 1 2 3 एक्सप्लेनेशन मीन्स जो केस दिया है उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में हम केस एक्सप्लेन करते हैं। प्रोविजन में भी राइट डाउन कि क्या प्रोविजन है। अभी जितने भी पॉइंट्स बोले वो सिर्फ प्रोविजन में लिखना है। ठीक है, राइट इट अगेन। सीधा ABC क्यों? सेकंड कहाँ पॉइंट है बेटा? ये दूसरा आंसर राइटिंग है ना। वॉलेंट्री नेमिंग चेंज का अलग सवाल आएगा, उसके अंदर 1 2 3 पॉइंट्स आएंगे। क्यों ऐसा? सोचो थोड़ा, लिखने के पहले सोचो। एक बात समझो सब जन, मेरे से तुमको डरने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे डर के मारे कुछ कुछ कर रहे हो। तुमने गलत कर भी दिया तो मैं कुछ नहीं, मैं ज्यादा से ज्यादा आंसर काटूंगा। यू जस्ट रिमेंबर दिस, तुम कॉमन सेंस में लिखो। ठीक है, समझो इसको। वापस सब जन मेरे तरफ ध्यान दो। एवरीबॉडी जस्ट लीव राइटिंग। मुझे एक बात बताओ, हम कौन सा क्लॉज पढ़ रहे हैं? नेम क्लॉज में हम कितने पार्ट्स पढ़ रहे हैं अभी? कौन कौन सा? एप्लीकेशन फॉर नेम, वॉलेंट्री अल्टरेशन और कंपलसरी अल्टरेशन। बराबर, हम ये 3 के आंसर राइटिंग पॉइंट लिख रहे हैं। कैसे तुम डर के मारे क्या क्या कर रहे हो कि सर आंसर काट देंगे? ठीक है, मैं आंसर काट दूंगा, उससे ज्यादा क्या होगा? तुम लिखो ना तुम्हारे हिसाब से। मैंने सिर्फ तुमको किस तरीके से पॉइंट लिखने हैं उसका फॉर्मेट बोला है। बच्चे ने इस ऊपर लिख दिया नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में पूरे एप्लीकेशन फॉर नेम के पॉइंट लिखे, नीचे हेडिंग दिया एप्लीकेशन फॉर नेम। ऐसा करना है, इधर नेम क्लॉज का एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन फॉर नेम के सभी पॉइंट लिखे,
1 2 3 4 में नीचे आया वॉलेंट्री अल्टरेशन एबीसी में। मैं बोला एबीसी क्यों? तो बोलता है सर ये तो सब पॉइंट है। मैं बोला अरे ये दूसरा आंसर राइटिंग है, हम 3 अलग अलग आंसर्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेम एप्लीकेशन का आंसर का प्रिपरेशन अलग, वॉलेंट्री अल्टरेशन का आंसर का प्रिपरेशन अलग, कंपल्सरी अल्टरेशन का आंसर का प्रिपरेशन अलग। ऐसा नहीं है कि तुमको तीनों के ऊपर एक सवाल पूछेंगे, तीनों पे एक सवाल पूछा तो 12 मार्क के लिए पूछना पड़ेगा। समझ में आया? आइडिया क्लियर है? तीनों में से किसी एक पे सवाल आएगा, उसके लिए हम पॉइंट्स रेडी कर रहे हैं कि किसी भी 3 में से एक के ऊपर सवाल आया तो मैं उसको लिख पाऊं। ठीक है, थोड़ा सा पुट करो इसको, प्रेजेंट रहो, अलर्ट रहो, और मैं काटूंगा, इससे डरो मत। मैं आपको एनीवेज बोलूं, अगर तुम इस डर के मारे लिखोगे ना कि मैं आंसर काटूंगा, तुम और गलतियां करोगे। ठीक है, मैं आजू बाजू में घूमता हूं, आई नो दैट, मैं आजू बाजू में घूमता हूं, दिमाग तबाह हैंग हो जाता है। सर तुम क्यों बाजू में घूम रहे हो? ये तब से बेचारा दूसरे पॉइंट के ऊपर ही अटका है, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो मैं आजू बाजू में घूम रहा हूं, मैं कोई डेविल नहीं हूं कि हंटर लेके घूम रहा हूं, मार रहा हूं तुमको, ऐसा को चाकू पे आप। ठीक है, यू राइट इट डाउन। ठीक है, बट अप्लाई सम सेंस प्रॉपरली। अपन इंटर पे है, सेकंड ईयर पे, अगर आपको आंसर राइटिंग नहीं आया तो बड़ा बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और मैंने बोला लाइन नहीं छोड़ना, तो लोगों ने हेडिंग के लिए भी लाइन नहीं छोड़ा। एप्लीकेशन फॉर नेम, तुम्हारे प्रोविजन में आंसर राइटिंग पॉइंट खत्म हुआ है ना, मैंने आपको किस बात के लिए लाइन नहीं छोड़ना बोला? लाइन मत छोड़ना आंसर के बीच में, हेडिंग अलग हो सकता है ना बेटा, वो पूरे हेडिंग सब एक में ही चल रहे उसके, थोड़ा लिटिल। ठीक है, मेरा डर है, फाइन, आई नो दैट, मैंने बोला, पर थोड़ा लगाओ ना कॉमन सेंस। ठीक है, इट शुड लुक गुड। चलो गो फॉर इट। ये देखो इधर भी सब हेडिंग एक में घुसे जा रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन हो गया ना? ठीक है ना, उसके नीचे 1-2 लाइन छोड़ो, वॉलेंट्री अल्टरेशन हेडिंग डालो, शुरू हो जाओ। वही दूसरे इस पे किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नेम चेंज कौन सा है उसके साइड में लिखो। आपने लिखा है चेंज इन नेम क्लॉज, ऊपर हेडिंग में लिखो वॉलेंट्री कंपलसरी है। नहीं, वो तुमने पॉइंट में लिखा, हेडिंग तो ठीक से लिखो पहले। और ये इंडेंटिंग क्यों खराब हो गया? इधर लाओ। बी सी इंडेंटिंग देखो कहाँ आता है। फॉर्मेट स्टार्ट करें, वापस देखो फॉर्मेट, ये लो। एबीसी में 1 2 3 क्यों आया? है ना, ये अपने को लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, वापस लिखो। आज पूरा 1 घंटा मेरे को यही लिखाना पड़ा ना तुमको, नेम क्लॉज ही 10 बार तो मैं लिखवाऊंगा, लेकिन आज मेरे को फॉर्मेट और कंटेंट की सभी गलतियां गायब चाहिए। पहले आंसर राइटिंग में ही इतनी तकलीफ है तो बाद में तो क्या ही होगा अपने को। जुगाड़ किया हुआ दिख रहा है मस्त। वापस लिखो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, प्रोविजन को अंडरलाइन करो बेटा, प्रोविजन को अंडरलाइन करना। ठीक है, हेडिंग को अंडरलाइन करना, दिखना चाहिए ना। नेक्स्ट टाइम आप जब पढ़ो आपको अच्छा लगना चाहिए, दिखाई नहीं तो क्या फ़ायदा। इसको ब्रैकेट करना हमेशा, सेक्शन को। ठीक है, लिखो, गुड, सॉरी। मैं आंसर काटूंगा, बहुत दुख होगा तेको। ठीक है, लेकिन फाइन, मैं नीचे वाले ही आंसर काटूंगा सिर्फ, वापस लिखना। आई वांट अंडरलाइन टू द प्रोविजन, अंडरलाइन टू द प्रोविजन। ठीक है, बढ़िया, बढ़िया रे। आजकल की प्रोसेस तो फास्ट हो गया ना, कुछ 7 दिन में कंपनी बन जाती है, बताऊंगा, 1-2 दिन में। उसके लिए अलग प्रोसेस है पूरा। आई विल टेल यू, डोंट वरी। उसके लिए फॉर्म्स भी अलग है, प्रोसेस भी अलग है, तो आई विल टेल यू, डोंट वरी। अभी का रिलेवेंट नहीं है। ये रिलेवेंट है ना, ये भी है वो भी है, 2 पैरेलल प्रोसेस है। एक अलग प्रोसेस पूरा, दूसरा अलग प्रोसेस पूरा, तो ये भी देखेंगे वो भी देखेंगे, दोनों देखने अपने को। और इस प्रोसेस में भी 7 दिन में कंपनी इनकॉर्पोरेट होगा। भले ही आरओसी ने 20 दिन दिए है, लेकिन तुम्हारे सब डॉक्यूमेंट रेडी है। उन्होंने जैसे ही नाम रिजर्व किया, इमीडिएटली सभी डॉक्यूमेंट फाइल कर दो दूसरे दिन, तो 7 दिन में वैसे ही कंपनी आ जाएगी।
बढ़िया। मार्जिन के पास से लो। अब अगर तुमने इसको मार्जिन के पास नहीं लिया तो जब ABC लिखोगे तो कहाँ जाएगा? यहाँ। तो इतना सारा स्पेस तो गया ना, ठीक है। मार्जिन के पास से लो। मॅडम नाही ना मॅडम, मी 1 2 3 सांगितलं होतं, तुम्ही रोमन 1 2 3 लिहिताय. फॉर्मॅट कुठे आपला? पेज 1 निकालो. आंसर राइटिंग फॉर्मेट कहाँ लिखा है? उधर नहीं है, किधर भाग रहे हो? ब्लैंक पेज, हाँ ये देखो क्या लिखा है, 1 2 3, फिर ABC, फिर 1 2 3, फिर AB. समझ में आया? तो पहले 1 2 3 मतलब 1 2 3. इतना इंडेंटिंग क्यों और एक्सप्लेनेशन में क्यों लिख रहे हो? हम, मुझे एक बात बताओ, हम अभी जो पढ़े वो किसी केस लॉ का डिस्कशन है या वो कोई प्रोविज़न है? तो अपन एक्सप्लेनेशन में क्यों लिख रहे हैं इसको? और इतना स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? एक्सप्लेनेशन भले ही एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं, एक्सप्लेनेशन में हम स्पेस क्यों छोड़ रहे हैं? हम जो भी है इधर से ही लिखना, सब प्रोविज़न में लिखो. आंसर राइटिंग प्रोविज़न में, इधर लाओ. पूरा ही गया, दिख रहा है भसका हुआ. अब इस चीज़ को आप खुद कॉम्प्लेक्स कर रहे हो जिसकी ज़रूरत नहीं है. यहाँ तक बात जानी ही नहीं चाहिए. 1 2 ABC गेम ओवर, ये इसके अंदर गई मतलब ये नेम एप्लीकेशन का ही कंप्लीट नहीं किया आपने. आप वॉलेंट्री अल्ट्रेशन पे आ गए. एप्लीकेशन के तो पहले 6 पॉइंट्स लिखो, फिर वॉलेंट्री अल्ट्रेशन के 5 पॉइंट्स है. एप्लीकेशन के पूरे 6 पॉइंट अलग, वॉलेंट्री अल्ट्रेशन के पूरे 5 पॉइंट अलग. नॉट लाइक दिस. देखो वापस आंसर टैली करो. जब मैं आंसर बोलता हूँ बहुत अच्छे से ध्यान देना कि सर कौन से पॉइंट्स बोल रहे हैं. तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहा, तुम्हें जमेगा ही नहीं कि तुमको क्या लिखना है. ठीक है, शो मी, वो देख लेना मैंने उधर से. सी दिस नाउ, एप्लीकेशन फॉर नेम क्लोज, पूरे 5-6 पॉइंट्स लाइन से. इजंट इट गुड वन? डू इट लाइक दिस. कॉपी नहीं करना है, सिर्फ अपने हिसाब से लिखो. हाँ, गुड. This is how we should write. Now this is our provision. We will use it wherever there is a case law. And explanation of case law we will write in explanation. Okay? चलो बढ़िया. ओके, अब इसमें देखना आपने, वैसे गलत नहीं है ये, पर स्टार्टिंग में जो स्पेस छोड़ रहे हो और एंडिंग में जो स्पेस छोड़ रहे हो, गैप बढ़ता जा रहा है. एट दिस टाइम यूज़ रूलर, स्केल यूज़ करो. ठीक है, अदरवाइज ये कि अगर इसमें मैंने तुमको 10 पॉइंट लिखा होगे ना, तो तुम पहले पॉइंट के इतने नज़दीक हो, 10वें पॉइंट पे तुम यहाँ रहोगे. दिस शुड नॉट हैपन. गुड. और सेक्शन ब्रैकेट में नहीं, सिर्फ सबसेक्शन ब्रैकेट में. जैसे ही तुमने ब्रैकेट में लिखा, इट डिनोट्स एज अ सबसेक्शन. ठीक है, क्यों ऐसा? इंडेंटिंग, फॉर्मेटिंग. फॉर्मेट देखो पेज 1. बढ़िया. अपनी हैंड राइटिंग बड़ी है, स्पेस को यूटिलाइज करना सीखो, अदरवाइज आपका पेपर इतना बड़ा दिखेगा जिसका कोई सेंस नहीं है. आप आंसर आपका देखो, लेफ्ट साइड का जितना भी मार्जिन है आपने खाली छोड़ दिया है. इट वोंट लुक गुड ना. आप फोल्ड करो, कुछ भी करो, आई डोंट माइंड, पर इट शुड लुक गुड. इसका फॉर्मेटिंग देखो, आपका फॉर्मेटिंग देखो. अब अगर मार्क्स देने की बारी आई तो मैं किसको दूँ ज़्यादा? यही रिजल्ट चेंज हो जाता है. समझ में? कीप इट. 1 कहाँ से लिखते हैं हम? मार्जिन के बाजू से. आपका कहाँ है 1? सॉरी, और लाइफ टाइम के लिए याद रखना. वापस लिखो इसको. यूज इट. गिव्स वगैरह है ना, लिखो बिंदास, कोई टेंशन नहीं. फिलहाल लैंग्वेज की तरफ ध्यान मत दो, लैंग्वेज भी डेवलप करेंगे, जस्ट वेट फॉर इट. फिलहाल आप सिर्फ लैंग्वेज की तरफ बच्चों ज़्यादा तकलीफ मत लो. आप सिंपल वर्ड यूज करते हो, इज, द, और, गिव्स, कॉमा, फुल स्टॉप, इट इज ओके. तुम फिलहाल सिर्फ इतना ध्यान दो कि जितने पॉइंट्स पढ़ रहे हो कंटेंट वाइज उतने तुमको याद आ रहे हैं. अगर पॉइंट्स भी तुमको याद आ गए ना, लैंग्वेज ऑटोमेटिक डेवलप होगा. 90 डेज वही काम है अपने को. क्लियर है?
ABC क्यों? पेज 1 आंसर राइटिंग फॉर्मेट निकालो। स्टार्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? 1 2 3 1 2 3। ये मार्जिन के अंदर कैसे चला गया 1 2 3? जाओ वापस। एक आंसर मैं इसमें काटूंगा, मेरे को 1 2 3 के हिसाब से चाहिए। 1 2 3 सब पॉइंटिंग ABC। सी दिस सेक्शन 4 ऑफ व्हाट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट कि इंडियन पिनल कोड? इसके लिए मैं एक आंसर काटूंगा, कौन सा काटूँ बताओ? ठीक है, वापस लिखो पूरा आंसर। पॉइंट्स बहुत छोटे हो रहे हैं, बहुत छोटे। मेक इट एज अ सेंटेंस, यू आर जस्ट राइटिंग वॉट एवर देयर इज गिवन इन द बुक। ठीक है, मेक इट एज अ सेंटेंस। इफ यू डू नॉट मेक अ सेंटेंस यू वोंट गेट मार्क्स। बाकी सब अच्छा है। दोनों फ्रेंड एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। बढ़िया। अब तुम्हारी हैंडराइटिंग छोटी है, इस सिचुएशन में राइट साइड का इंडेंटिंग भी थोड़ा मैनेज करना। अब यहाँ देखो, यहाँ ज़्यादा गैप दिख रही है, यहाँ कम गैप हो गई। दिस विल ऑल्सो नॉट लुक गुड। हैंडराइटिंग जब छोटी होती है तो ये प्रॉब्लम हमेशा होगा। ठीक है, सो राइट साइड का भी इंडेंटिंग देखो कि एक जगह तक की चीज़ें टच होनी चाहिए। ठीक है, हाँ सेंटेंस ही खत्म हो गया, बात अलग है। अच्छा, मस्त जुगाड़ किए हो। वापस लिखना उसको, वापस से इधर ABC से ही शुरू किया, बहुत बढ़िया। शो मी आंसर राइटिंग फॉर्मेट किस बात का है? कंपलसरी नहीं है ना, तो पॉइंट नंबर 1 आना चाहिए यहाँ पे। ए कैसे आया? 1 में ABC, 2 में ABCD। ठीक है, कौन सा वाला आंसर काटूँ? कोई भी एक तुम बताओ, वो काट दूंगा मैं। देख लिया क्या? कौन सा आंसर काटूँ? जो तुम सिलेक्ट करो। कौन सा आंसर काटूँ? जो भी तुम सिलेक्ट करो, एक तो मैं काटने वाला हूँ, गलती बाद में बोलूँगा। बोल वो पहले कौन सा ये बताओ, फिर बाद में बोलूँगा क्यों। कुछ वो भी, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, कौन सा बताओ। 1 2 3 4 वो नहीं, वो हेडिंग है, ये आंसर राइटिंग पॉइंट है। मुझे 1 2 3 4 पॉइंट में चाहिए। मैंने हेडिंग में बोला क्या इधर? वेयर इज द फॉर्मेट? ये मैंने हेडिंग के, ये प्रोविजन के नीचे लिखा है या ऊपर लिखा है? हेडिंग में तुम नंबर 2 न दो, वो तुम्हारा लुकआउट। मेरे को आंसर राइटिंग पॉइंट चाहिए, समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट टाइम पक्का याद रखना। अच्छा लिखा है, ठीक है, बाकी बहुत अच्छा लिखा है, नो डाउट, बाकी सब चीज़ें की है, पर 1 2 3 4 अपने को प्रोविजंस में चाहिए। ठीक है, हाँ सॉरी 413 ऐसा क्यों लिखा? 4 सबसेक्शन 13 नहीं है, 4 एंड 13 है, दोनों अलग अलग सेक्शंस है। हाँ बोलो बेटा, आवाज़ दे रहा था कोई? हाँ आया आया, एक ही सेकंड, हाँ जस्ट। गुड, बढ़िया। क्या गलती किया इसमें?
अल्ट्रेशन ऑफ नेम, अल्ट्रेशन ऑफ ट्रेंड हुआ। पॉइंट नंबर 1 यहाँ कहाँ से आया? हाँ हाँ नहीं, हाँ चलता ही नहीं मेरे इसमें। और इसको ब्रैकेट चाहिए मेरे को, इसको भी ब्रैकेट चाहिए मेरे को। और ये इधर लाइन क्यों छोड़ा? लाइन छोड़ते हैं अपन आंसर के बीच में, अपन हेडिंग के बीच में सिर्फ लाइन छोड़ते हैं। ये कंपलसरी अल्ट्रेशन आपने लिखा है यहाँ पे, यहाँ एक लाइन छोड़ा, मैं उसको नहीं काटूंगा। दिस इज वेरी गुड। आंसर शुरू होते से ही मेरे को लाइन नहीं छोड़ना है। यहाँ पे भी इट इज अ पार्ट ऑफ वन आंसर ना, समझ में आया? शो में 4 पॉइंट कैसे है? वॉलंटरी अल्ट्रेशन का है ये, 5 पॉइंट आनी चाहिए ना। सर वो फोर्थ यानी फिफ्थ कंबाइंड। अच्छा 4th 5th कंबाइन मत किया करो, नेवर। ठीक है, जितने मैंने पॉइंट बोले उतने ही लिखने। इसको रिस्ट्रक्चर करो, 5th पॉइंट नीचे ऐड करो। ट्रेडमार्क और पेनल्टी को अंडरलाइन नहीं किया तो भी चलता। मैंने इनको बोला था, इनको पॉइंट नंबर 2, इसको पॉइंट नंबर 1 नेम को, और इनको ABC करना है। समझ में आ रहा है? यही गलतियां होती है, बाकी कुछ नहीं। अब मेरे को अगर आंसर पढ़ना है ना तो आई एम कंफ्यूज्ड कि मैं कौन सा वाला एरिया पढ़ रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आंसर ऐसा होना चाहिए कि मैं देखूँ तो मेरे को समझ में आए कि हाँ ये वही आंसर है। ठीक है, मैं उधर से आता हूँ। अच्छा देखा, दे दो। एवरीबॉडी डन विद दिस? कौन सा वाला आंसर काटो बेटा? आपका चॉइस है, पहला, दूसरा, तीसरा। किसी भी प्रोविजन को अंडरलाइन नहीं है। पॉइंट नंबर जा रहे मार्जिन के अंदर। फॉर्मेट कहाँ है अपना? फॉर्मेट देखो वापस से। वेरी गुड। बहुत ही शानदार। बहुत बढ़िया। आपका देखा ना मैंने? बढ़िया। गुड, ये अच्छा किया। कीप राइट मार्जिन। ठीक है, वन टू थ्री रोमन में क्यों आया? मेरे को नहीं चलता। 1 2 3 नॉर्मल, ABC नॉर्मल। वापस पूरा लिखो। आप काटोगे, मैं काटूं? मेरे को 1 2 3 ABC 1 2 3। इधर भी रोमन है क्या? वाह, ये पूरा पेज जाएगा। नेम क्लॉज, फिर हेडिंग, एप्लीकेशन फॉर नेम, फिर प्रोविजन। मैंने फॉर्मेट में कहीं भी एप्लीकेशन फॉर नेम लिखा आपने, ये मेरे को हेडिंग चाहिए। ये एक ही प्रोविजन के सब पार्ट्स नहीं है। मैं तब से बोल रहा हूँ कि ये 3 अलग अलग आंसर है। ये 3 अलग अलग आंसर, ये तुम्हारा एक ही आंसर है। कौन सा वाला काटू? चलो एक कोई तो भी। मेरे को 3 अलग आंसर चाहिए। हेडिंग पहले लिखो, प्रोविजन बाद में। ठीक है, हेडिंग्स में जगह छोड़ सकते हो। रोमन क्यों? सब पॉइंटिंग काय में चाहिए? 1 2 3 के बाद सब पॉइंटिंग काय में चाहिए? ठीक है, वापस लिखो। कॉमन सेंस बेटा। यहां हेडिंग के लिए जगह नहीं छोड़ी, इसके अंदर 2 हेडिंग के लिए जगह छोड़ दी।
ये एक आंसर का पार्ट है। वापस लिखो नीचे वाले को। वापस लिखो, एक आंसर का पार्ट है, आंसर में जगह नहीं छोड़नी। बढ़िया। बढ़िया। इसमें 4 ही पॉइंट्स कैसे आए? तो ऐड करो उसको। सबका लिखना हो गया है क्या? एक काम करो, आजू बाजू लोग बुक दो अपने, पढ़ो एक दूसरे के आंसर्स पढ़ो जरा और मार्किंग करो। बाकी अच्छा लिखा है। मेरे को ब्रैकेट्स चाहिए। अगर 1 पॉइंट के बाद में इमीडिएटली कोई नंबर लिखना रहा आंसर में, क्या करोगे? तो हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। बोला था ना मैंने? पता चला क्यों? 1 2 और फिर ABC अंदर, यहाँ कहीं इंडेंटिंग नहीं है। फॉर्मेट देखो वापस, इंडेंटिंग वाला। इंडेंटिंग कहाँ है? मैं कौन सा ए मानूं, कौन सा बी मानूं? लिखा बराबर है, मैं क्यों मानूं पर उसको? ये चीज़ें तुम्हारी हाफ मार्क खा जाएगी। नहीं कुछ तो भी आधा मार्क खाया, पर क्वेश्चन हाफ, तो तुम जबरदस्ती ऐसे मार्क छोड़ रहे हो जो तुम्हारे कैश है। ब्रैकेट ब्रैकेट। पेन वापस देता हूँ आपका, रुक जाओ। बढ़िया। पर मेरे को विद इन आंसर, अच्छा ये दोनों अलग हेडिंग है क्या? तो इसमें प्रोविजन क्यों नहीं है? लिखती नहीं, फ्यूचर टेंस चलता ही नहीं है। सीधी ऐसा चाहिए मेरे को। कंपलसरी अल्ट्रेशन में 2 पार्ट्स है ना, नेम का अलग, ट्रेडमार्क का अलग। कहाँ है 2 अलग पार्ट्स? अच्छा, मैडम ये पूरा एक आंसर है, आपने 2 अलग प्रोविजन बना के रखी उसके लिए। एक ही प्रोविजन। बढ़िया बढ़िया। इधर वो आंसर कटेंगे ना, बहुत दुख होगा सबका कंप्लीट हुआ होगा, तो इसलिए पहले ही खुद चेक कर लो। लाइन छोड़ना नहीं, इंडेंटिंग गया तेल लेने। इंडेंटिंग कैसा है?
बच्चों 2 मिनट जो टेक्स्ट दिया है उसको रीड करो, नेम क्लॉज वाला, वो पूरा खत्म कर लो। ये 2 मिनट में मैं फिनिश करता हूँ। एक बार सभी के आंसर्स देखना मेरे को कंपलसरी है, अदरवाइज गलतियां करते रहेंगे जिंदगी भर सब लोग। ये कैसा ब्रैकेट है रे?
डन एवरीबॉडी? किसका बुक है? इससे छोटा लाओ एक आधा और। इत्तू सा मिलता, इत्तू सा। ठीक है, बढ़िया। ये एक्सप्लेनेशन वाला कौन है? अच्छा, ऐसे भी एक्सप्लेनेशन पसंद नहीं आया मेरे को। प्रोविजन में लाइन कौन छोड़ता? ये क्या है? वो नहीं है। कहाँ का इंडेंटिंग, कहाँ जा रहा है? ठीक करो इसको। चलो, हो गया? और बाबा, अरे बाप रे, अच्छा तुम्हारी चेक ही नहीं किया मैंने, क्या मजाक कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, दिस वन, ये अच्छे से लिखा है। अरे वाह, क्या कॉपी किए क्या एक दूसरे का? चलो, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। गुड। ठीक है, व्हाइटनर वगैरह नहीं चलता, पेन लो। नो व्हाइटनर्स अलाउड इन द क्लास। डन हो गया सबका? अच्छा लिखा। ओके, रुको रुको रुको, होल्ड होल्ड होल्ड, एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड। जितने मैंने मैक्सिमम लोगों के चेक करने की कोशिश की है, थोड़े जिनके रह गए हाथ एक बार रेस करो। इतने लोगों को चेक नहीं किया मैंने? ठीक है, नेक्स्ट वापस आंसर राइटिंग करेंगे, उस वक्त हम वापस इसको बताएंगे और मैं चेक करूंगा तुम्हारा। अब प्रैक्टिकली हर रोज पूरे 200-300 लोगों का चेक करना आपको भी मालूम है पॉसिबल है नहीं, ठीक है? सो फॉर दिस पर्पज आई हैव टू गिव यू गाइडलाइन, जो कॉमन मिस्टेक्स आप कर रहे हो उसको मैं ठीक करूं, ठीक है? दिन में अगर एक भी सवाल कंप्लीट हुआ ना स्टार्टिंग में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर जो कर रहे हो अटमोस्ट इतने परफेक्शन से करो, अदरवाइज ये गलती आप बाद में आगे करते रहोगे ना, आपको बहुत टेंशन जाएगा, ठीक है? अब किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए, आई विल जस्ट शो यू। मैंने कुछ लोगों को काफी वेरी गुड वगैरह बोला था। एनीवन इज हैविंग द आंसर? बहुत अच्छे से लिखा है, दिखाओ। ओके, याला झूम कर कॅमेराला, बुकवर घे, अजून अजून बुकवर घे, येतोय का? अजून झूम कर, अजून झूम कर, अजून झूम कर, अजून कर, थोडं झूम, होईल होईल, लास्ट टाइम केलं होतं आपण. आणि क्लॅरिटी घेशील फक्त. झूम कर आणि स्टेबल ठेवा, यू विल ॲडजस्ट. याच्यापेक्षा जास्त नहीं होते झूम, फाइनल है. अच्छा ठीक है, इसमें जितने लोगों को समझ में आ रहा है आई विल जस्ट शो यू. समोर घे, ठीक है, दिख रहा है आंसर, क्लियर है. चलो अब बहुत अच्छे से ध्यान देना. जितने भी सब लोग ध्यान दे रहे हैं मैं उनको पहले ही समझा दूं कि आंसर किस तरीके से लिखते हैं. नाउ सीरियस, इट्स सिंपल आंसर. कोई मल्टी कलर पेन यूज नहीं किया है, कुछ नहीं किया है. हाँ ऑफ कोर्स इस आंसर में भी एक दो गलतियां है, आई विल जस्ट टेल यू, बट दिस इज द नॉर्मल वे ऑफ राइटिंग. आप इसको अगर ठीक से देख सकते हो तो पहले ऊपर नेम क्लॉज हेडिंग दिया, एप्लीकेशन फॉर नेम हेडिंग दिया. दीज आर योर हेडिंग्स, आई डोंट वांट देम इन द आंसर. ठीक है, मेरे को इनको आंसर का पार्ट नहीं बनाना है. तुम जो भी प्रोविजन के नीचे लिखोगे वो मेरे लिए आंसर राइटिंग पॉइंट्स बनेंगे. ठीक है, वंस यू गिव अ हेडिंग प्रोविजन, उसके नीचे का एवरीथिंग फॉर दैट पार्ट विल बी अ पार्ट ऑफ आंसर फॉर मी. अब इंडेंटिंग देखो एकदम प्रॉपर है 1 2 3 4 फॉर्म में. हालांकि पहले इसको इन्होंने पॉइंट नंबर 1 नहीं दिया है, आई वुड रादर राइट पॉइंट नंबर 1 फॉर दिस. तो इसलिए इनके नंबर ऑफ पॉइंट्स 4 के जगह 5 के जगह 4 हुए हैं या 6 के जगह पर 4 हुए हैं. यू शुड नो दिस.
नीचे वॉलेंटरी अल्ट्रेशन जब आप हेडिंग देते हो, सेकंड वाला हेडिंग दिख रहा है सबको, बोलो हाँ है ना। वॉलेंटरी अल्ट्रेशन जब हेडिंग दे रहे हो तो ऊपर के और नीचे के आंसर में आप बीच में एक हेडिंग, एक लाइन छोड़ सकते हो। तो वॉलेंटरी अल्ट्रेशन ही आपका अलग हेडिंग बनेगा, और हेडिंग के नीचे फिर प्रोविजन लिखो। बहुत सारे बच्चों ने क्या किया, प्रोविजन लिखा, उसके नीचे हेडिंग डाल दिया। क्यों? हम आंसर राइटिंग जिस हेडिंग का कर रहे हैं वो हेडिंग मेरे को चाहिए और उसके नीचे आंसर चाहिए। उसके नीचे अगर आप देखोगे अंडर द वॉलेंटरी एक्ट, ये भी उन्होंने पहले सेंटेंस प्रिपेयर कर लिया। हालांकि हर बार सेंटेंस प्रिपेयर करना जरूरी नहीं है, ठीक है। यू कैन डायरेक्टली राइट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड दैट विल बी फाइन, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये एक फीलिंग रहता है कि नहीं पहले मैं एक सेंटेंस लूंगा फिर 1 2 3 4 करूंगा, कुछ जरूरत नहीं। हमने ऊपर प्रोविजन लिखा, अंडरलाइन कोलन किया, ब्रैकेट में सेक्शन नंबर लिखा, इटसेल्फ गिव्स यू राइट टू डायरेक्टली राइट डाउन 1 2 3 4 5 6। क्लियर है कांसेप्ट? फिर उसके बाद में आपने देखना पूरा मार्जिन से सट के हेडिंग बनाया है, पूरे नंबर्स मार्जिन से लग के, और 1 2 3 4 ही यूज किए हैं। अब जब नेक्स्ट वाला उसने आंसर लिखा, यू कैन इमीडिएटली सी द चेंज, सी दिस। आप आंसर दिखते सी, मैं जिनके आंसर परफेक्ट लिखे हैं ना, मैंने उनको हार्डली 2 सेकंड देखा है। मैंने सिर्फ क्या लिखा 1 2 3, ये देखो यहां पे 1 2 3, इमीडिएटली मेरे को 3 हेडिंग्स मिल गए, ठीक है। दैट इज कंपल्सरी अल्टरेशन ऑफ नेम, कंपल्सरी अल्टरेशन ऑफ ट्रेडमार्क एंड पेनल्टीज। क्लियर है? फिर उसके अंदर मैंने सिर्फ ये देख लिया ABCD AB, गेम ओवर। इट इज सो क्लियर। ऐसा लिखना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा वैगेंट एफर्ट्स नहीं, कुछ नहीं। प्रोविजन के नीचे सब कुछ लिखा है, ऊपर मस्त अच्छे से हेडिंग दिया है। जो भी आपका काम है नीटली करो, ठीक है। इट इज वेरी कॉमन। आपको जिस चीज का आप लिख रहे हो ना आंसर, उसको हेडिंग बनाओ, उसके नीचे प्रोविजन और प्रोविजन के नीचे आंसर्स। कांसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? बहुत सारी गलतियां हुई है, बहुत सारी। मैं आपको वापस से एक बार फॉर्मेट वापस से बोलना चाहूंगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ये फॉर्मेट मेरे को इस क्लास में 10 लोगों ने फॉलो किया हुआ नहीं देखेगा तो मैं पूरी क्लास को खड़ा कर दूंगा, याद रखना। क्लियर है? आई एम अगेन टेलिंग यू किस तरीके से आपने लिखना चाहिए आंसर को। जस्ट गो फॉर इट लाइक दिस। अब मैं पूरे पॉइंट्स तो नहीं लिख सकता, बट आई कैन रफली शो यू द हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। सबसे पहले मैंने मेरे बुक में किस तरीके से लिखना चाहिए, आई वुड रादर गिव, पहला हेडिंग क्या है, नेम क्लॉज। आई विल गिव नेम क्लॉज, आई विल अंडरलाइन द नेम क्लॉज। फिर मेरा मेन हेडिंग हो गया, सब हेडिंग एप्लीकेशन फॉर नेम, एप्लीकेशन फॉर नेम। आपने इन दोनों के बीच में एक एक लाइन छोड़ा तो भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मेरा एरिया नहीं है। हेडिंग देना तुम्हारा एरिया है, तुम्हारी लिबर्टी, तुम कैसे भी दो, इसको वंडर करके दो, रंगोली बना के दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मेरा एरिया कहां शुरू होता है, मैं कहां से काटना शुरू करूंगा, जहां तुमने वर्ड डाल दिया प्रोविजन। जहां तुमने प्रोविजन वर्ड डाल दिया वहां पे तुम्हारा सीज फायर शुरू। इसके नीचे मेरे साथ में होगा, इसके आगे मेरे हिसाब से होगा। तुम हेडिंग में तुम्हें जितना ब्यूटीफुली हेडिंग लिखना है, डोंट माइंड, ठीक है। उसको पूरा रंगोली में तुमने 5 लाइन भर के हेडिंग ही लिखा, आई डोंट माइंड, डू इट बिंदास। लेकिन जहां तुमने प्रोविजन वर्ड यूज कर लिया, आई विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। यहां से मेरी शुरुआत हो गई। फिर बकायदा ब्रैकेट में सेक्शन नंबर 4, कुछ लोगों ने सेक्शन को भी ब्रैकेट में लिखा है। क्यों? सेक्शंस ब्रैकेट में नहीं लिखते। जब ब्रैकेट में सेक्शन लिखते हो, इट बिकम सब सेक्शंस। क्लियर है कंसेप्ट? सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट, कोमा 2013, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज हाउ यू शुड राइट। फिर मार्जिन को लग के, अब मैं थोड़ा सा बाहर आ चुका हूं, बट आई विल स्टिल मेक इट। पॉइंट नंबर 1, मार्जिन को लग के। बहुत सारे बच्चों ने पॉइंट नंबर 1 कहां शुरू किया, यहां। इट्स नॉट द टाइप ऑफ राइटिंग। मैंने आपको आंसर राइटिंग फॉर्मेट में भी बोला था, दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 में आप क्या लिखोगे, INC 1 वाला पॉइंट, एप्लीकेशन फॉर द नेम शॉल बी मेड इन INC 1। पॉइंट नंबर 2 में नेम आइडेंटिकल और सिमिलर नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों ने आइडेंटिकल वर्ड यूज किया तो सिमिलर यूज नहीं किया, सिमिलर यूज किया तो आइडेंटिकल यूज नहीं किया। When you read a provision, you just read it appropriately. Identical and similar वाला point। तीसरा, it shall not constitute any offense वाला point। चौथा, it shall be desirable as per CG। पांचवा, it shall not show any connection with the CG or SG। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अब यहां मेरे पास, मैं फास्ट लिखा हूं इसलिए, पर ये लग के आना चाहिए, इतना भी स्पेस नहीं जाना चाहिए। कंसेप्ट समझ में? ये 5 पॉइंट हो गए, जितने भी है 5-6 जितने भी पॉइंट्स है सब यहां पे मेरे को आने चाहिए। फिर 6 पॉइंट, CG विल या ROC विल रिजर्व द नेम एंड इट विल बी रिजर्व फॉर हाउ मेनी डेज, 20 डेज। और 20 डेज के अंदर आप इनकॉर्पोरेशन, बस इतना ही चाहिए मेरे को। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर नेम का आंसर राइटिंग खत्म। इमीडिएटली दूसरा हेडिंग, वॉलेंटरी चेंज इन नेम, एक लाइन छोड़ के। अब ये हेडिंग आप ऐसा लिखो, वॉलेंटरी ऐसा लिखो, चेंज इन नेम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ये तुम्हारा हेडिंग है, यू पुट इट एज द वे यू विश। पर जहां तुमने प्रोविजन वर्ड लिख दिया, वहां सीज फायर शुरू। प्रोविजन अंडरलाइन कोलन, ब्रैकेट के अंदर सेक्शन नंबर 4। अब इसके अंदर भी बच्चों ने क्या किया, 4 13
अबे 4 and 13 ऑफ, ये दोनों मेन सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? फिर उसके नीचे अब सुनना बहुत अच्छे से, इसके अंदर 5 पॉइंट थे। ये अगर मार्जिन है 1 2 3 4 5 में भी लोगों ने जुगाड़ मारा, 4 में ही जुगाड़ मारा, INC 24 25 एक ही पॉइंट में। अबे 24 एप्लीकेशन का 25 सर्टिफिकेट का उसको बाइफरगेट करो, और मैंने बाइफरगेट किया है तो तुमने भी बाइफरगेट ही करना है। गेम ओवर। नहीं सर पर मैं 3 पॉइंट कंबाइन कर सकता हूं, मेरा समय बच जाएगा। वो बचाना एग्जाम में, यहां नहीं। क्लियर है? ये जो तुमको बच्चा ना है ये सब एग्जाम में। आइडिया क्लियर है? ये यहां बचाना है क्या समय? नहीं, यहां जैसा मैं बोलूंगा वैसा। क्लियर है? उसके बाद में बस 5 पॉइंट वाला गेम था, गेम ओवर। इमीडिएटली नेक्स्ट वाला कंपल्सरी अल्ट्रेशन नेम। लिखो ना इसको, कैसा भी लिखो, अल्ट्रेशन इन, पूरे हेडिंग को जैसा चाहिए वैसा लिखो। पर जहां तुमने प्रोविजन लिखा सीज फायर, यहां इज्जत में आ जाने का अंडरलाइन कोलन ब्रैकेट के अंदर तुम्हें भड़ास निकाल दिया, हेडिंग पे निकालो। क्लियर कंसेप्ट? ब्रैकेट में सेक्शन नंबर कौन सा? 4 एंड सेक्शन नंबर कौन सा? 16 अगेन ऑफ कंपनीज एक्ट 2000 के वाले बाजू से 13 ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें इसका काफी टैक्टिकल था। पॉइंट नंबर 1 नेम चेंज, ठीक है? उसमें पॉइंट A B C। फिर पॉइंट नंबर 2 ट्रेडमार्क चेंज। फिर उसके अंदर पॉइंट नंबर A B C D। फिर पॉइंट नंबर 3 पेनल्टीज। उसके अंदर है A B। मैं लिखा भी नहीं फिर भी प्यारा दिख रहा है, तो लिखा तो कितना प्यारा दिखेगा। और बच्चे इधर मतलब मेरे को समझ में उस दिन बताया कि सर 1 2 3 हम नहीं लिखेंगे, 1 2 3 हमारी मर्जी, हमारी बुक है, हम कुछ भी करेंगे, हम रोमन 1 से शुरू करेंगे। अच्छा ऐसा भी नहीं ना, तुमने रोमन 1 से शुरू किया तो तुम आगे इधर कैपिटल हो जाता है वो। कैसी हरकत है अपनी। इसलिए मैं क्यों बोलता हूं तुम रोमन से भी शुरू करो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम उसको फॉलो नहीं करते। तुम जिस चीज को फॉलो करो ना उसको मेरे को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए तुम्हारा दिमाग लगाओ मत फॉर्मेटिंग में। तुम सिर्फ इतना 1 बोला 1 2 बोला 2 3 बोला 3 4 बोला 4 5 बोला 5, गेम ओवर। सब पॉइंटिंग A B C। तुम ये मिलिट्री रूल समझ लो, स्वर की जबरदस्ती समझ लो, पर यह ऐसा ही है। नहीं तो हर रोज कितने लोगों के आंसर काटे मैंने, हाथ रेस करो करो करो, ईमानदारी से रेस करो, ये होगा। और इधर के तो चेक ही नहीं किए, पता नहीं कितने कटेंगे। और सबका कटेगा, ऑब्वियसली बात है। बहुत सिंपल रूल है। नाउ सी दिस, व्हाटएवर आई डू इन, पूरा बुक देख लो। अभी तुम्हारा ये पेज है ना, ये सिर्फ तुम्हारा हेडिंग वाला एरिया छोड़ के सब प्रॉपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिस इज हाउ यू शुड राइट। अच्छा ये तुम यही नहीं करोगे ना तो तुम कंटेंट और लैंग्वेज तो बहुत दूर की बात है। बच्चे का तो सर मेरे को लैंग्वेज कौन सी, अभी ये तो देख पहले 1 2 3 नहीं लिख सकता तू 1 2 3 लिखना सीख, ABC लिखना सीख, अगले इसमें लैंग्वेज मेरा टेंशन है, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। पहले तू ये सीख तेरे को करना क्या है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? गलतियां हो रही है नहीं हो रही है, मान रहे हो? सब जन बोलो हाँ है ना। अब हालत देखो आज की, ठीक है? आज की हालत, क्लास में टोटल 310 एडमिशन है, यहां नियरली सिर्फ 150 बच्चे बैठे, ठीक है? अब कल जो 150, अब जिन्होंने छुट्टी मारी आज गया, अब मैं उनको कैसे समझाऊं? मेरे हाथ में क्या है अब? दिस इज टोटली लॉस मेकिंग यूनिट। लोग पूछते हैं हम फेल क्यों होते हैं, यही रीजन है, इससे बड़ा कोई रीजन। तुमको एटलीस्ट पता चला 150 बच्चों की तुम्हारी गलतियां क्या हो रही है, उनको तो ये भी नहीं पता अभी वो हवा में है, और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया वो जबरदस्ती बाहर निकले हुए वो भी हवा में ही है। अब उनको मैं कैसे, मतलब फिर सर तुम ऐसा करो तो फिर एक्स्ट्रा लेक्चर दो, काहे को एक्स्ट्रा चाहिए? एक दिन कम छुट्टी बिताई, एक दिन यहां आ गए, बोलो सबको मेरे तरफ से मैसेज है बोलना, तुम्हारा आंसर राइटिंग का टेक्निक गया। कल से इतने से में नियरली मैंने 100-150 आंसर काटे होंगे, उधर तो अभी पूरे और 150 आएंगे, तो कितने, मतलब हर रोज क्लास में अब आंसर ही अगर मैं काटता रहूं तो तुम सीखोगे कब? मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूं, ये जो अपसेंट है सबको बोलना, तुम सीरियसली आए बहुत बढ़िया, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस, ठीक है? ईमानदार, जिस दिन छुट्टी दी, जिस दिन नहीं है, गेम ओवर। क्लियर? इंप्रूवमेंट समझ में आ रहा है?
अपन ने आज कुछ नहीं किया, अपन ने सिर्फ नेम क्लॉज देखा। मैं कल भी बोलता हूं, कल भी मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट क्लॉज पढ़ाना पड़े, मैं एक ही क्लॉज पढ़ाएगा, ऑब्जेक्ट क्लॉज। उसके आंसर अपन लिखेंगे। व्हेन आई एम सेटिस्फाइड कि नहीं अब मेरे बच्चों को लिखते आ रहा है, तो अपन स्पीड बढ़ाएंगे। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, मैंने तुमको 10 क्लॉज, 8-7 क्लॉज मैंने चलो फास्ट में मैंने तुमको पढ़ा दिए, पूरे 7 क्लॉज आज खत्म कर दिए, और इसको तुमने ऐसे ही लिखा जैसे आज लिखा, कोई फायदा है? सीख के भी कोई फायदा है? बोलो हाँ है ना। अगर गलती, ऐसा होगा नहीं बोलना, अगर गलती से मैंने तुमको इमेजिन सिर्फ 50 मार्क का पोर्शन पढ़ा है, सिर्फ 50 मार्क, ऐसे होगा नहीं, लगी देख रहे सर, ठीक है? नहीं पढ़ा, व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट अंडरस्टैंड। अगर हमने सिर्फ 50 मार्क का पोर्शन पढ़ा, पर इस तरीके से पढ़ा, क्या ना ऐसे 40 आ जाएंगे? बोलो हाँ है ना। आर वी श्योर अबाउट दिस? ठीक है, तो स्टार्टिंग में फिलहाल तुम ये देखो कि तुम लिख अच्छा रहे हो क्या, और तुमको स्पीड बढ़ानी है ना टीचिंग की, तो अच्छा लिखो, ये तुम्हारे ही हाथ में। तुमने जिस दिन मेरे को परफेक्ट आंसर दे दिए, चलो 2-3% तो सब नालायक ही होते हैं, हर नालायक, वो तो सर तू बोलेगा तू भी नहीं लिखेगा, चल ठीक है, ऐसे मालूम है मेरे को, मैं भी ऐसा ही था, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर हमारा टीचर हमारे लिए इतनी मेहनत करता भी नहीं था। हमारा टीचर आता था, पढ़ाता था, समझ में आया करे, हम बोले नहीं ठीक है कोई बात नहीं आगे। हमारे टीचर ऐसे थे। मेरा सीए फाइनल का लॉ 14 दिन 4 घंटे में खत्म हुआ है। सीए फाइनल का लॉ 14 दिन 4 घंटे, कैन यू इमेजिन? 14 का 14 ने 28 बेचा, 14 तो 56 आवर्स में मेरा सीए फाइनल का लॉ खत्म हुआ है। 56 आवर्स हमारे यहां महीने का प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है, इससे ज्यादा है 56 आवर्स से। अब आप इमेजिन करो हम कैसे ही सीखे होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा टीचर यहां आके अगर आंसर चेक करने के लिए रेडी है, तो थोड़ा सा तुम्हारा ईमानदारी से मेहनत करना बनता है, नहीं बनता है? जोर से बोलो हाँ है ना। और आप बताओ आप क्यों पढ़ नहीं रहे? मैं आपको बोलता हूं सिंपल, अभी आप क्यों नहीं पढ़ रहे? आई विल टेल यू, जस्ट 1 मिनट। आई नो 1:30 बज गया है, बट स्टिल आप इसलिए नहीं पढ़ रहे बिकॉज आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। आई प्रॉमिस यू डू दिस, आई विल प्रॉमिस यू, यू जस्ट डू दिस। मैं जितना बोल रहा हूं ना अगले 5-7 दिन तक, ये सिर्फ तुम करो। वंस आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया ना, और तुम्हारा पेन चलने लग गया, तो तुमको ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा कि मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है। फिर तुम क्या बोलोगे, सर मेरे को बोर हो रहा था तो मैंने लॉ पढ़ना शुरू कर दिया। हालांकि बाहर अलग चीज है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तुम्हें को ये चाहिए, तुमको बोर होना शुरू हो ना, स्टार्ट रीडिंग द लॉ, स्टार्ट राइटिंग द आंसर, तो तुमको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि यार ऐसा पढ़ा है तो मैंने पढ़ा है। नहीं तो समझ में आया सबको? जितने लोगों के आंसर काटे हैं, आज का होमवर्क भी मैं दे रहा हूं, और आपने जो आंसर लिखे वो भी आपको ठीक से लिखने हैं वापस से, ठीक है? जितने भी लोगों के आंसर काटे, आज का होमवर्क लिख लो। क्वेश्चन है देना मेरे को, सभी नेम क्लॉज के क्वेश्चन है, सभी नेम क्लॉज के क्वेश्चन है, ठीक है? जितने ज्यादा सॉल्व करोगे आज उस फॉर्मेट में उतना बेटर, गलतियां अवॉइड करते हुए। ओके
ओके, क्वेश्चनर में फिलहाल ये 2 ही क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, और आज जो आपने लिखा उसको प्रॉपरली करेक्ट करके लाना, ये कल का होमवर्क है। क्लियर है कंसेप्ट? जो एब्सेंट है उनको बोल देना, कुछ भी हो जाए मेरे को होमवर्क चाहिए, मतलब पाइजा बन जाए। कल 11:30 बजे अपना टाइम नंगा ही तो आया पूरा, जोर से बोलो। चलो, गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।